हेलो दोस्तों, जैसे कि देख सकते हैं यूथ पब्लिकेशन का न्यू बुक है। यूथ पब्लिकेशन का न्यू बुक है। इसमें 100 क्वेश्चन डेली कराते हैं। 100 क्वेश्चन डेली, जीके जीएस को और साइंस का दोनों का। जैसे कि देखिए इसमें 300 क्वेश्चन करा चुके हैं। अब देखिए इसमें जो है आपको एक वीडियो डेली मिलेगा इस क्वेश्चन का। जैसे देखिए यूथ पब्लिकेशन न्यू बुक आया जीके और साइंस का। जीके का अलग बुक है, साइंस का अलग, दोनों का आपको हम क्वेश्चन कराते हैं। जैसे देखिए इसमें क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से है। 300 तक क्वेश्चन करा चुके हैं। 301 नंबर से शुरू होगा क्वेश्चन। जैसे देखिए इसमें कहा गया माउंट आबू का दिलवारा मंदिर निम्नलिखित में से किस देवी देवता को समर्पित है। तो बताइए इसका 301 का आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आदिनाथ। क्या हो जाएगा? आदिनाथ। उसके बाद आगे क्वेश्चन, आगे 302 नंबर क्वेश्चन। 302 में कहा गया 302 नंबर क्वेश्चन, दिलवारा मंदिर डैश में स्थिर है। तो बताइए 302 का आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा माउंट आबू। कहाँ है स्थिर? माउंट आबू में। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन 303 नंबर क्वेश्चन। 303 में कहा गया मध्य प्रदेश एमपी में स्थित वैश्विक विरासत स्थल भीमबेटका डैश में प्रसिद्ध है। कहाँ स्थित, कहाँ पर भीमबेटका डैश में प्रसिद्ध, कहाँ प्रसिद्ध है ये बताइए। इसका आंसर 303 का आंसर क्या हो जाएगा। 303 का हो जाएगा सी पाषाण आश्रय रॉक शेल्टर के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? पाषाण आश्रम रॉक शेल्टर के लिए। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। उसके बाद आगे कहा गया मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित वैश्विक विरासत स्थल भीमबेटका पाषाण आश्रम रॉक शेल्टर के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका के चित्रों को पुरापाषाण काल में मध्य पाषाण काल के समय माना जाता है। जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर घोषित किया। विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए 304 नंबर क्वेश्चन। 304 में कहा गया भीमबेटका की गुफाएं कितने साल पुरानी मानी जाती है। 304 का आंसर 304 का हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। कितना? 30,000 साल पुरानी है। कितनी साल पुरानी? 30,000 साल पुरानी है। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन भीमबेटका की गुफाएं भोपाल मध्य प्रदेश से 46 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है, जिसकी खोज प्रसिद्ध पुरातत्व विशेषज्ञ डॉक्टर वी.एस. वानकर ने 1958 ईस्वी में की थी। भीमबेटका की गुफाएं लगभग 30,000 वर्ष पुरानी है, जबकि इस पर उकेरे गए चित्र लगभग 12,000 वर्ष पुराने हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे 305 नंबर क्वेश्चन देखिए। 305 में कहा गया भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है। 305 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। उसके बाद देखिए 306 नंबर क्वेश्चन। 306 में कहा गया हनमकोडा शहर में स्थित एक ऐतिहासिक हिंदू मंदिर हजार स्तंभ मंदिर 1000 पिलर टेम्पल का निर्माण डैश द्वारा कराया गया था। तो बताइए किनके द्वारा कराया गया था। 306 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा रुद्रदेव। किनके द्वारा कराया गया था? रुद्रदेव द्वारा। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन, आगे देखिए हजार स्तंभ मंदिर एक हिंदू मंदिर है। यह तेलंगाना के हनमकोंडा में स्थित है। इस मंदिर में भगवान विष्णु, शिव तथा सूर्य की मूर्तियां हैं। इस मंदिर का निर्माण काकतीय राजवंश के शासक प्रताप रुद्रदेव ने 1163 ईस्वी में करवाया था। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन
307 नंबर क्वेश्चन। 307 में कहा गया दिल्ली के अशोक स्तंभ ने वैज्ञानिकों को अचंभित कर रखा है, क्योंकि यह मौसम की सभी अतिशीतता को झेलता है और उसमें न तो जंग लगती है न ही संरक्षित होता है। तो वह धातु से बना हुआ है, वह धातु से बनाया हुआ है। तो बताइए कौन सा धातु से बनाया हुआ है 307 का? ऑप्शन ए लोहा। क्या जाएगा? लोहा। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन। दिल्ली के अशोक स्तंभ का निर्माण अशोक ने 300 ईस्वी पूर्व में करवाया था। यह धातु कब सर्वोत्तम नमूना है इसको बनाते समय पिघले हुए कच्चे लोहे में फास्फोरस तत्व मिलाया गया था। इससे आयरन के अनुबंध नहीं बना पाते हैं, जिसकी वजह से जंग लगने की गति हजारों गुना धीमी हो जाती है। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन 308 नंबर क्वेश्चन। 308 में कहा गया मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? 308 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा तमिलनाडु में। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। उसके बाद देखिए क्वेश्चन। मीनाक्षी मंदिर भारत के तमिलनाडु राज्य के मदुरई नगर में स्थित एक ऐतिहासिक मंदिर है। यह हिंदू देवता का शिव सुंदेश्वर या सुंदर ईश्वर के रूप में एवं उनकी भाया देवी पार्वती मीनाक्षी दोनों को समर्पित है। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन 309 नंबर क्वेश्चन। 309 में कहा गया महाबोधि मंदिर या महान जागृति मंदिर एक बौद्ध मंदिर है जो डैश में स्थित है। तो बताइए कहाँ स्थित है 309 का आंसर? ऑप्शन बी बिहार में। कहाँ स्थित है? बिहार में। उसके बाद देखिए क्वेश्चन। महाबोधि मंदिर बोध गया स्थित प्रसिद्ध बौद्ध विहार है जो बिहार के राज्य में स्थित है। यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। यह विहार उसी स्थान पर है जहां गौतम बुद्ध ने ईसा पूर्व में 6वीं शताब्दी में ज्ञान प्राप्त किया था। उसके बाद देखा क्वेश्चन 310 नंबर क्वेश्चन। 310 में कहा गया महाबोधि मंदिर सकूल भगवान बुद्ध से संबंधित 4 पवित्र स्थानों में से एक स्थिर है। तो बताइए 310 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा बिहार। कहा गया महाबोधि मंदिर संकुल भगवान बुद्ध से संबंधित है। 4 पवित्र स्थलों में से एक स्थिर है। कौन? बिहार। जैसे देखिए आगे क्वेश्चन 311 नंबर क्वेश्चन। 311 में क्या कहा गया? तीन सौ 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। उस स्मारक का नाम बताएं जिसमें 9 हिंदू मंदिर की प्रभावशाली श्रृंखला के साथ साथ एक उत्कृष्ट कृति के साथ एक जैन पवित्र स्थान है। विरूपाक्ष का मंदिर भी शामिल है और बागलाकोट कर्नाटक में स्थित है। तो बताइए इसका आंसर 311 क्या हो जाएगा? 300 ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा पट्टदकल में स्मारकों का समूह। पट्टदकल में स्मारकों का समूह। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन पट्टदकल स्मारक परिसर भारत के कर्नाटक राज्य में पट्टदकल नामक कस्बे में स्थित। यहाँ चालुक्य वंश के राजाओं ने 7वीं और 8वीं शताब्दी में कई मंदिर बनाए थे। आज यहाँ
हिंदू धर्म से संबंधित 9 मंदिर एवं जैन धर्मशाला स्थित है। इसे 1987 ईस्वी में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन 312 नंबर क्वेश्चन देखिए। 312 में कहा गया निम्नलिखित में से किस राजा ने गंगईकोंडा चोलापुरम मंदिर का निर्माण किया था? तो बताइए 312 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा राजेंद्र चोला प्रथम ने, राजेंद्र चोला प्रथम ने। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे, गंगईकोंडा चोलपुरम मंदिर का निर्माण राजेंद्र चोल प्रथम ने 1035 ईस्वी में करवाया था। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे 313 नंबर क्वेश्चन। 313 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सी गुफाएं की खुदाई राजा खारवेल द्वारा की गई थी? बताइए 313 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा खंडगिरी गुफाएं। क्या हो जाएगा? खंडगिरी गुफाएं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, कलिंग के नरेश खारवेल ने खंडगिरी की गुफाएं की खुदरवाई करवाई थी। ये गुफाएं ओडिशा क्षेत्र में जैन एवं बौद्ध धर्म के प्रभावों को दर्शाती है। खंडगिरी की गुफाएं की संख्या 15 तथा इनकी ऊंचाई 118 फुट है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 314 नंबर क्वेश्चन। 314 में देखिए कहा गया निम्नलिखित में से किस समाज के दौरान चित्राकेशवा मंदिर का निर्माण किया गया था? बताइए इसका आंसर 314 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए होयसल हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस समाज के दौरान चित्राकेशवा मंदिर का निर्माण किया गया था? होयसल के समाज के समय। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन, उसके बाद देखिए होयसल समाज के दौरान कर्नाटक के बेलूर में चित्रकेशवा मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में होयसल राजा विष्णुवर्धन द्वारा करवाया गया था। केशव मंदिर की दीवारों पर देवताओं की छवियों, देवी संगीतकारों, शेर, बंदर, हाथी, नृत्य करती लड़कियों से नक्काशारी की गई है, नक्काशारी की गई है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 315 नंबर क्वेश्चन। 315 नंबर में कहा गया तमिलनाडु स्थित महाबलीपुरम में इमारतों का समूह निर्मित किया गया है। बताइए 315 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा पल्लवों द्वारा। तमिलनाडु स्थित महाबलीपुरम में इमारतों का समूह डैश ने निर्मित किया था? पल्लवों के द्वारा किया गया था। उसके बाद देखिए क्वेश्चन उसके बाद तमिलनाडु स्थित महाबलीपुरम में इमारतों का समूह का निर्माण पल्लवों द्वारा किया गया था। यह प्राचीन शहर अपने भव्य मंदिरों, स्थापत्य और सागर तटों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। 7वीं शताब्दी में यह शहर पल्लवों की राजधानी थी, जो द्रविड़ वास्तुकला की दृष्टि से अग्रणी स्थान रखता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 316 नंबर क्वेश्चन देखिए। 316 में कहा गया शोर मंदिर कहाँ स्थित है? शोर मंदिर कहाँ स्थित है? ये बता 316 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा महाबलीपुरम। कहाँ है? महाबलीपुरम में स्थित है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन शोर मंदिर महाबलीपुरम में स्थित शोर मंदिर दक्षिण भारत की सबसे प्राचीन मंदिर में से एक माना जाता है, जिसका निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। यह द्रविड़ शैली की
बेहतरीन नमूना है। सूर्य मंदिर के भीतर 3 मंदिर है, जिसमें बीच भगवान विष्णु का मंदिर है तथा इसके दोनों तरफ शिव मंदिर है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 317 नंबर क्वेश्चन। 317 में कहा गया कांचीपुरम में कैलाशनाथम मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? बताइए 317 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा पल्लव। क्या हो जाएगा? पल्लव शासनकाल में हुआ था। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन कांचीपुरम तमिलनाडु के कैलाशनाथम मंदिर राज सिद्धेश्वर मंदिर का निर्माण पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय 680 से 720 ईस्वी में ने कराया था। इस मंदिर में द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 318 नंबर क्वेश्चन। 318 में कहा गया तांत्रिक योगिनी पथ का मूल स्थापना डैश को माना जाता है? बताइए 318 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा ओडिशा। क्या हो जाएगा? ओडिशा। तांत्रिक योगिनी पथ का मूल स्थान डैश माना जाता है? किसे माना जाता है? ओडिशा को। उसके बाद देखिए क्वेश्चन तांत्रिक योगिनी पथ का मूल स्थान ओडिशा को माना जाता है। आज भारत में केवल 464 योगिनी मंदिर ही और अन्य नष्ट हो चुके हैं। इन 4 में से 2 मध्य प्रदेश खजुराहो एवं भेड़घाट एवं 2 ओडिशा हीरापुर एवं नारीपुर झारियल में है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे 319 नंबर क्वेश्चन। 319 में कहा गया गागाधर कला एक बौद्ध दृश्य कला है शैली जिसका विकास प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व में तथा 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में व्यापक तौर पर देश के समाज में समृद्ध हुआ। गाधार कला एक बौद्ध दृश्य कला शैली जिसका विकास प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व तथा 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में व्यापक तौर पर देश के समाज में समृद्ध हुआ। किनके समय में? देश के समय में किनके समय में हुआ था? ये बताए 319 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कुषाण में। किनके समय हुआ था? कुषाण के समय। उसके बाद देखिए क्वेश्चन गाधार कला की ग्रीको बौद्धिस्ट कला भी कहते हैं क्योंकि इसमें भारतीय विषय की यूनानी ढंग से व्यक्त किया गया है। सामान्यतः गांधार कला का विकास पहली शताब्दी से चौथी शताब्दी के मध्य कुषाण वंशीय शासक के काल में हुआ है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 320 नंबर क्वेश्चन। 320 में कहा गया श्रवणबेल गोला कहां पर स्थित है? श्रवणबेल गोला कहां स्थित है? ये बताए 320 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा कर्नाटक में स्थित है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन श्रवण बेलगोला कर्नाटक राज्य के मैसूर शहर में स्थित है। यहाँ के मुख्य आकर्षक गोमतेश्वर बाहुबली स्तंभ है। बाहुबली मोक्ष प्राप्त करने वाले प्रथम तीर्थकर थे। प्राचीन काल में यह स्थान जैन धर्म एवं संस्कृति का महान केंद्र था। जैन अनुश्रुति के अनुसार मौर्य चंद्रगुप्त ने अपने राज्य का परित्याग कर अंतिम दिन मैसूर के श्रवणबेल गोला में व्यतीत किए हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन
आगे देखिए क्वेश्चन 321 नंबर क्वेश्चन। 321 में कहा गया वह ऐतिहासिक जगह चुने जो ग्वालियर मध्य प्रदेश में नहीं है। 321 का बताइए आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा गोलकोंडा किला। गोलकोंडा किला इसका आंसर हो जाएगा। वह ऐतिहासिक जगह चुने जो ग्वालियर मध्य प्रदेश में नहीं है, तो कौन हो जाएगा ऑप्शन सी। ए बी डी सब है और कौन नहीं है, गोलकोंडा किला नहीं है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे। गोलकोंडा का किला हैदराबाद नगर तेलंगाना से 11 किलोमीटर दूरी पर पश्चिम में स्थित है। जय विलास महल ग्वालियर में स्थित सिंधिया राज परिवार का वर्तमान निवास स्थल है और एक संग्रहालय है। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर को फूल बाग में स्थित है तथा तेली का मंदिर ग्वालियर किले में स्थित है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आ गया 322 नंबर क्वेश्चन। 322 नंबर में क्या कहा गया, 12वीं शताब्दी में काकतीय राजाओं द्वारा बनवाया गया था, जिसे 14वीं शताब्दी में कुतुब शाही राजवंश द्वारा पुनर्निर्मित किया गया है। तो बताइए 322 का आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा गोलकुंडा किला। क्या हो जाएगा, गोलकुंडा किला इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, गोलकुंडा किला 12वीं शताब्दी में काकतीय राजाओं द्वारा बनवाया गया था, जिसे 14वीं शताब्दी में कुतुब शाही राजवंश द्वारा पुनर्निर्मित किया गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे, राजपूत राजवंश से देखिए क्वेश्चन, राजपूत और राजवंश से। जैसे देखिए क्वेश्चन, तीन सौ 23 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली स्थिर जंतर मंतर का निर्माण महाराजा डैश ने करवाया था। तो बताइए 323 का आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा जयपुर के जयसिंह द्वितीय ने। जयपुर के जयसिंह द्वितीय ने करवाया था। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन, उसके बाद देखिए क्वेश्चन, दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण 1724 ईस्वी में महाराजा सुवाई जयसिंह द्वितीय ने करवाया था। यह इमारत प्राचीन भारत की वैज्ञानिक उन्नति का प्रमाण है। इस वेधशाला में विभिन्न प्रकार के उपकरण ग्रहों की गति नापने के लिए लगाए गए हैं। यहाँ का सबसे बड़ा यंत्र स्मार्ट यंत्र है। सूर्य की सहायता से स्मार्ट यंत्र वक्त और ग्रहों की स्थिति की जानकारी देता है। इस प्रकार की वेधशालाओं का निर्माण महाराजा जयसिंह द्वितीय ने जयपुर, उज्जैन, मथुरा तथा वाराणसी में करवाया था। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे 324 नंबर क्वेश्चन। 324 में कहा गया महाराजा सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित जंतर मंतर क्या है। बताइए 324 का आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा खगोलीय वेधशाला एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है। क्या है, खगोलीय वेधशाला एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, जैसे क्या हो जाएगा डी, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। जैसे क्या है, खगोलीय वेधशाला एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है इसका।
उसके बाद देखिए क्वेश्चन 325 नंबर क्वेश्चन देखिए। 325 में क्या कहा गया, कितने शहर में महाराजा जयसिंह द्वितीय ने जंतर मंतर का निर्माण कराया था? बताइए 325 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा 5। कितने शहर में? 5 शहर में करवाए हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आ गया 326 नंबर क्वेश्चन देखिए। 326 में क्या कहा गया? 326 में कहा गया टावर ऑफ विक्ट्री विजय स्तंभ डैश में स्थिर है। बताइए 326 का आंसर क्या हो जाएगा? 326 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान। राजस्थान में स्थिर है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन टावर ऑफ विक्ट्री विजय स्तंभ राजस्थान के चित्तौड़गढ़ किले में स्थित एक स्तंभ है जिसे मेवाड़ नरेश राणा कुंभा ने महमूद खिलजी के नेतृत्व वाली मालवा और गुजरात की सेनाओं पर विजय के स्मारक के रूप में सन 1440 और 1448 के मध्य बनवाया था। यह राजस्थान पुलिस और राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 327 नंबर क्वेश्चन। 327 में कहा गया 327 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहा गया चित्तौड़गढ़ किस वंश की राजधानी थी? बताइए 327 आंसर क्या हो जाएगा? 327 का ऑप्शन बी सिसोदिया। क्या हो जाएगा? सिसोदिया। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ किस वंश की राजधानी थी? सिसोदिया की। उसके बाद देखिए क्वेश्चन चित्तौड़गढ़ सिसोदिया वंश के शासक की राजधानी थी। हम्मीर देव ने सिसोदिया वंश की स्थापना की थी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे 328 नंबर क्वेश्चन। 328 में कहा गया इनमें से कौन गुलाम वंश से संबंधित नहीं था? बताइए 328 आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हम्मीर। गुलाम वंश से संबंधित कौन नहीं होगा? ऑप्शन सी हम्मीर। और सब ए बी डी सब है गुलाम वंश से संबंधित। जैसे देखिए इल्तुतमिश, उसके बाद कैकुवाद, उसके बाद डी क्या है? बलवन। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हम्मीर जो है ये गुलाम वंश से संबंधित नहीं है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन हम्मीर गुलाम वंश से संबंधित नहीं था। हम्मीर देव चौहान पृथ्वीराज चौहान के वंशज थे। उन्होंने रणथंभौर पर 1282 से 1301 ईस्वी तक राज किया। हम्मीर देव का काल जयी शासन चौहान काल का अमर वीर गाथा इतिहास माना जाता है। हम्मीर देव चौहान को चौहान काल का कर्ण भी कहा जाता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 329 नंबर क्वेश्चन। 329 में कहा गया साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज किस वंश से जुड़े हुए थे? बताइए 329 आंसर क्या हो जाएगा? 329 का हो जाएगा ऑप्शन सी परमार। क्या हो जाएगा? परमार इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज परमार वंश से जुड़े हुए थे। परमार वंश राजाओं ने मालवा की राजधानी धारा नगरी में 9वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के पूर्व तक राज किया था। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आ गया
330 नंबर क्वेश्चन, 330 में कहा गया प्रतिहार राजवंश का संस्थापक कौन था? बताइए 330 का आंसर क्या हो जाएगा? 330 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा हरिश्चंद्र। कौन होगा? हरिश्चंद्र हो जाएंगे इनका प्रतिहार राजवंश का, और संस्थापक कौन थे? हरिश्चंद्र थे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, उसके बाद देखिए क्वेश्चन, प्रतिहार राजवंश अग्निकुल के राजपूतों में सर्वाधिक प्रसिद्ध राजवंश था। प्रतिहार वंश के संस्थापक राज हरिश्चंद्र थे, जो एक ब्रह क्षत्रिय थे। उनकी राजधानी कन्नौज थी। ग्वालियर अभिलेख के तहत इस वंश का वास्तविक संस्थापक नागभट्ट प्रथम 730 से 750 ईस्वी तक था। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 331 नंबर क्वेश्चन देखिए, 331 में क्या कहा गया? 331, निम्न में से किसने माउंट आबू के पास कायादार गांव में गोरी राजवंश के मोहम्मद गोरी को हराया था? तो बताइए 331 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा भीमदेव सोलंकी द्वितीय ने। भीमदेव सोलंकी द्वितीय ने राजवंश मोहम्मद गोरी को हराया था। गोरी राजवंश के मोहम्मद गोरी को हराया था। निम्न में से किस माउंट आबू के पास कायादार गांव में गोरी राजवंश के मोहम्मद गोरी को हराया था? तो कौन होगा? भीमदेव सोलंकी द्वितीय ने। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आ गया, भीमदेव सोलंकी द्वितीय ने माउंट आबू के पास 1178 ईस्वी में कायादार गांव में गोरी राजवंश को मोहम्मद गोरी को हराया था। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आ गया, प्राचीन काल विविध। प्राचीन काल विविध क्वेश्चन देखिए इसका 332 नंबर क्वेश्चन, 332 क्या कहा गया? देखिए विक्रम संवत कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर से डैश वर्ष आगे है। बताइए 332 आंसर क्या हो जाएगा? 332 ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी 56.7, 56.7 वर्ष आगे है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे, आगे क्वेश्चन देखिए, विक्रम संवत का आरंभ 57 या 58 ईसा पूर्व माना जाता है। इसकी शुरुआत राजा विक्रमादित्य ने किया था। ग्रेगोरियन कैलेंडर ईसाई कैलेंडर जूलियन कैलेंडर ईसाई धर्म गुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित है। इसे 1582 ईस्वी में पोप ग्रेगरी 13वें द्वारा शुरू किया गया था। विक्रम संवत ग्रेगोरियन कैलेंडर से 56.7 वर्ष आगे है। ग्रेगोरियन कैलेंडर विश्व में सर्वाधिक प्रचलित है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे, कैलेंडर है इसके अनुसार जनवरी वर्ष का प्रथम महीना है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे 333 नंबर क्वेश्चन, 333 में देखिए क्या कहा गया? कागज का आविष्कार किसने किया था? कागज का आविष्कार किसने किया था? 333 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? 333 का ऑप्शन सी हो जाएगा काई लुन ने। कौन किए थे? काई लुन ने। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, ऐसा माना जाता है कि चीन के काई लुन ने 2002 ईस्वी पूर्व में कागज का आविष्कार किया था। उन्होंने इसके लिए बांस एवं रेशम के टुकड़ों का उपयोग किया था। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे 334 नंबर क्वेश्चन, 334 में क्या कहा गया? भारत के किस राज्य को प्राचीन समय में
कामरूप के नाम से जाना जाता है? बताइए, जाना जाता था। 334 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा असम। भारत के किस राज्य को प्राचीन समय में कामरूप के नाम से जाना जाता था? तो असम को। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, भारत के असम राज्य को प्राचीन समय में कामरूप के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में कामरूप असम राज्य के पश्चिमी भाग में भौगोलिक क्षेत्र के रूप में सीमित है, जो मानस नदी और बोर नदी के बीच स्थिर है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे 335 नंबर क्वेश्चन देखिए। 335 में क्या कहा गया? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दर्शन के 6 स्कूलों में से एक है? बताइए 335 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा योग। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दर्शन के 6 स्कूलों में से एक है? कौन? योग। ऑप्शन डी। जैसे देखिए क्वेश्चन, भारतीय दर्शन में 6 स्कूल है। वैशेषिक न्याय, सांख्यिक योग, पूर्व मीमांसा तथा वेदांत योग भारतीय दर्शन के 6 स्कूलों का हिस्सा है। योग शब्द का उल्लेख सबसे पहले ऋग्वेद में किया गया है और कई उपनिषदों में भी इसका उल्लेख किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। योग दिवस 2021 का विषय योग फॉर वेलनेस था। पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था। 21 जून 2015 को मनाया गया था पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 336 नंबर क्वेश्चन। 336 में कहा गया, प्राचीन समय में किसी व्यक्ति को वस्तु के साथ तौला जाता था और उसी भार मात्रा के समान उस वस्तु को दान कर दिया जाता था। इस प्रथा को क्या बुलाया जाता था? बताइए 336 का। ऑप्शन सी हो जाएगा तुलाभार। क्या होगा? तुलाभार इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, प्राचीन समय में किसी व्यक्ति को वस्तु के साथ तौला जाता था और उसी भार के समान उस वस्तु का दान कर दिया जाता था। इस प्रथा को तुलाभार बुलाया जाता था। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे 337 नंबर क्वेश्चन। 337, महाभारत के अनुसार भीम और हिडिंबा का पोता कौन था? बताइए 337 का आंसर क्या हो जाएगा? 337 का ऑप्शन ए बबरी। बबरीक इसका आंसर हो जाएगा। महाभारत के अनुसार भीम और हिडिंबा का पोता का कौन था? हिडिंबा का पोता कौन था? तो हो जाएगा बबरीक। उसके बाद देखिए आंसर, महाभारत के अनुसार भीम और हिडिंबा का पोता बबरीक था। बबरीक महान पांडव भीम के पुत्र घटोत्कच और नागकन्या अहिलवती की पुत्र थे। महाभारत के अनुसार भीम और हिडिंबा का पोता बबरीक था। जैसे देखिए आगे क्वेश्चन 338 नंबर क्वेश्चन। 338 में कहा गया, पुरातत्वविद वी लाल ने मेरठ जिले के हस्तिनापुर में कब खुदाई कराई थी? बताइए 338 आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा 1951 से 1952 में खुदाई कराई थी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, पुरातत्वविद डॉक्टर वी लाल
के नेतृत्व में 1951 से 52 में हस्तिनापुर में एक टीले का उत्खनन किया गया, जहां से कांच और क्रिस्टल से बने रंगीन बर्तन के अवशेष प्राप्त हुए, जो करीब 4000 वर्ष पुराने हैं। ये अवशेष महाभारतकालीन सभ्यता के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आ गया 339 नंबर क्वेश्चन। 339 में कहा गया, भारत नाम भारतीय संविधान में भारत के लिए उपाधि के रूप में प्रयुक्त होता है, जिसका जिक्र भारतीय महाकाव्य डैश में एक भाग में प्राचीन पौराणिक स्मार्ट भरत की कथा के रूप में है। बताइए इसका 339 आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा महाभारत। क्या हो जाएगा? महाभारत। जैसे देखिए भारत नाम भारतीय संविधान में भारत के लिए उपाधि के रूप में प्रयुक्त होता है, जिसका जिक्र भारतीय महाकाव्य डैश में एक भाग में प्राचीन पौराणिक स्मार्ट भारत की कथा के रूप में है। डैश के एक भाग है, किसके भाग है? महाभारत के। उसके बाद देखिए क्वेश्चन जैसे देखिए, ऐसा मान्यता है कि भारत नाम पर हमारे देश नाम भारत पड़ा। ऐतिहासिक और पुराणों में कई भारत का उल्लेख है मिलता है। प्रथम जैन तीर्थकर ऋषभ देव के पुत्र भरत, जो कि जर भरत कहलाए। दूसरा राम के भाई भरत। तीसरा नाटक के शास्त्र के रचनाकार भरत मुनि तथा चतुर्थ दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत। दुष्यंत पुत्र भरत के वंश में ही आगे चलकर कौरव और पांडव हुए, जिनके बीच युद्ध की गाथा को ही वेद व्यास ने महाभारत के रूप में लिखा। इस प्रकार महाभारत से ही भारत शब्द की उत्पत्ति मानते हुए वेद व्यास को भारत शब्द का श्रेय दिया जाता है। उसके बाद देखिए 340 नंबर क्वेश्चन। 340 में क्या कहा गया? डैश नाम ग्रीक भाषा में आया है, जिसका अर्थ है सिंधु नदी के पार का क्षेत्र। सिंधु नदी के पार का क्षेत्र। 340 आंसर बताइए क्या हो जाएगा? 340 का ऑप्शन ए हो जाएगा भारत। क्या जाएगा? भारत। उसके बाद देखिए भारत नाम मुख्यतः ऋषभ देव के पुत्र भरत के नाम पर पड़ा। इंडिया शब्द की ग्रीक भाषा आया है, जिसका अर्थ है सिंधु नदी के पार का क्षेत्र। ध्यानतव या यूनानी ग्रीक राजदूत मेगास्थनीज ने अपनी एक पुस्तक इंडिका की रचना की, जिसमें इंडिया या भारत के संदर्भ में वर्णित किया गया है। उसके बाद देखा क्वेश्चन 341 नंबर क्वेश्चन। 341 में कहा गया, पद्मनाभ स्वामी मंदिर इनमें से किस शहर में स्थित है? बताइए 341 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम इसका ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन पद्मनाभ स्वामी मंदिर भारत के केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम में स्थित भगवान विष्णु को समर्पित एक प्रसिद्ध हिंदुओं मंदिर है। यह मंदिर दक्षिण भारतीय वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। यह मंदिर केरल की संस्कृति एवं साहित्य का अनूठा संगम है। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए 342 नंबर क्वेश्चन। 342 में कहा गया, इंडिया नाम डैश नदी से लिया गया है। बताइए 342 आंसर क्या हो जाएगा?
ऑप्शन ए सिंधु, क्या आएगा, सिंधु नदी से लिया गया है। उसके बाद देखिए भारत अर्थात इंडिया नाम सिंधु नदी से लिया गया है जो देश के उत्तर पश्चिम में बहती है। ग्रीक के लोग इंडिया को इंडोई कहते थे जिसका मतलब सिंधु के लोग थे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे 343 नंबर क्वेश्चन देखिए। 343 में क्या कहा गया, प्राचीन काल से ही श्राप सेठ साहूकार महाजन और खेती के रूप में जाने जाने वाले व्यापारियों का मुख्य व्यवसाय क्या है, बताइए 343 का आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा बैंकिंग, क्या हो जाएगा, बैंकिंग। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे प्राचीन काल से ही श्राप सेठ साहूकार महाजन और छेदी के रूप में प्रचलित व्यापारियों का मुख्य व्यवसाय बैंकिंग व्यवस्था से संचालित करना था। साहूकार अथवा महाजन के लोग को ऋण देते थे तथा उनकी वस्तुओं गिरवी रखते थे जिसे एक निश्चित समय के पश्चात वापस कर दिया जाता था। ये लोग अपने व्यवसाय वाणिज्य का सफल संचालन करते थे। लोग इनके पास अपने मूल्यवान रत्न सोना चांदी आदि गिरवी रखकर अथवा बेचकर अपनी आवश्यकता को वस्तुओं खरीदते थे। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन 344 नंबर क्वेश्चन देखिए। 344 में कहा गया महाभारत युद्ध 10 दिनों तक चला था, बताइए 344 आंसर क्या हो जाएगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी 18 आंसर इसका हो जाएगा, कितना 18 दिन तक चला। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत के युद्ध में पांडवों की केवल 7 अक्षैनिकी सेना ने कौरवों को 11 अक्षैनिक सेना को परास्त कर दिया था। यह युद्ध 18 दिनों तक चला था। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे 345 नंबर क्वेश्चन। 345 देखिए क्या कहा गया, डैश की अवधारणा अंधविश्वास भारी मानवता को पर आधारित है। डैश की अवधारणा अंधविश्वास भारी मानवता पर आधारित है, बताइए 345 आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा सांप और सीढ़ी। डैश की अवधारणा अंधविश्वास भारी मानवता पर आधारित क्या है, सांप और सीढ़ी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन सांप और सीढ़ी की अवधारणा अंधविश्वास भरी मानवता पर आधारित है। इसका आविष्कार 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारत में हुआ था। भारत में इसे मोक्ष पातम या परम पदम कहते हैं। पहले इसका प्रयोग बच्चों को हिंदू धर्म के मूल सिद्धांतों की शिक्षा देने के लिए किया गया था। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे 346 नंबर क्वेश्चन। 346 में कहा गया सबसे पहले पहियों किसकी बनी थी, बताइए सबसे पहले पहिए किससे बने थे, बताइए 346 आंसर क्या हो जाएगा। 346 का ऑप्शन सी लकड़ी के, किसके बने थे, लकड़ी के। उसके बाद देखिए लकड़ी के पहिए का आविष्कार सबसे पहले 3500 ईसा पूर्व मेसोपोटामिया इराक में हुआ था। इस पहिए को लकड़ी के कई तख्ते से जोड़कर बनाया जाता था तथा इसका आविष्कार सुमेरियन सभ्यता के काल में हुआ था। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 347 नंबर क्वेश्चन। 347 में क्या कहा गया, 347 में देखिए
कहा गया डैश ने दिल्ली शहर की स्थापना सबसे पहले की थी और इसे इंद्रप्रस्थ नाम दिया था। बताइए 347 का। ऑप्शन डी हो जाएगा पांडवों। किसने दिए थे? पांडवों ने। डैश ने दिल्ली शहर की स्थापना सबसे पहले की थी और इसे इंद्रप्रस्थ का नाम दिया था। कौन दिए थे? पांडवों ने दिए थे। उसके बाद देखे क्वेश्चन आ गया, आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के नई दिल्ली भारत एक केंद्र शासित प्रदेश एवं महानगर है। राष्ट्रीय राजधानी होने के नाते केंद्र सरकार की तीनों इकाइयों कार्यपालिका, संसद एवं न्यायपालिका के मुख्यालय नई दिल्ली में स्थापित है। यमुना नदी के किनारे स्थित इस नगर का गौरवशाली पौराणिक इतिहास है। महाभारत काल में पांडवों ने दिल्ली शहर की स्थापना सबसे पहले की थी और इस शहर का इंद्रप्रस्थ नाम दिया था। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन 348 नंबर क्वेश्चन देखिए। 348 में कहा गया कामरूप का प्राचीन समाज किस राज्य में मौजूद था? बताइए 348 का। ऑप्शन सी हो जाएगा असम। क्या हो जाएगा? असम। कामरूप का प्राचीन समाज किस राज्य में मौजूद था? असम में। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन, असम का प्राचीन नाम कामरूप था जो 13वीं शताब्दी में ब्रह्मपुत्र घाटी में स्थापित किया गया था। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आ गया, आगे देखिए क्वेश्चन, अरब एवं तुर्की आक्रमण महमूद गजनवी मोहम्मद गोरी पर आधारित देखिए प्रश्न। 1 नंबर क्वेश्चन यहां शुरू, 1 नंबर क्वेश्चन शुरू हो जाएगा। जैसे देखिए, नीचे दिए गए शासक का सही वालानुक्रम क्या है? बताइए। ऑप्शन एक का बताइए, एक का आंसर क्या हो जाएगा? एक का आंसर क्या हो जाएगा ये बताइए। ये मध्यकालीन इतिहास का क्वेश्चन है। बताइए एक का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका हो जाएगा आंसर। जैसे देखिए इसका हो जाएगा सी नंबर आंसर हो जाएगा। जैसे देखिए क्या हो जाएगा? तैमूर। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी में देखिए क्या, 2 4 3 1। पहले होगा 2 मोहम्मद, पहले होगा 2 कौन होगा? महमूद गजनवी। उसके बाद होगा 4 मोहम्मद गौरी। उसके बाद होगा 3 नंबर क्वेश्चन चंगेज खान। उसके बाद होगा 1 तैमूर। तो दिए गए नीचे दिए गए शासक का सही क्रम, पहले सही क्रम लगाइए। पहले कौन थे? तो पहले थे मोहम्मद गौरी, पहले थे महमूद गजनवी। पहले कौन थे? महमूद गजनवी थे। पहले कौन थे? महमूद गजनवी। उसके बाद कौन थे? मोहम्मद गौरी। उसके बाद कौन थे? चंगेज खा। उसके बाद कौन थे? तैमूर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, जैसे देखिए महमूद गजनवी 1998 से 1030 ईस्वी में। उसके बाद देखिए मोहम्मद गौरी 1173 से 1260 ईस्वी में। चंगेज खान 1260 से 1270 ईस्वी में, 27 ईस्वी में। तैमूर 1370 से 1405 ईस्वी में। उसके बाद देखिए 2 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन 2 नंबर में कहा गया पुस्तक तकहीक माली हिंद किसने लिखी? किसने लिखी ये बताइए। पुस्तक तकही माली हिंद किसने लिखी? बताइए। 2 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा अल बरूनी ने। किसने लिखे थे? अल बरूनी ने। जैसे देखिए अल बरूनी एक फारसी विद्वान, लेखक, वैज्ञानिक, धर्म
धर्मयज्ञ तथा विचारधारा, इनका जन्म खीवा ख्वारिज्म में सन 973 ईस्वी में हुआ था, जो अब उज्बेकिस्तान में है। वह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। वह पहला मुस्लिम लेखक था जिसने भारत की संस्कृति और परंपरा के बारे में व्यापक अध्ययन किया। अल-बरूनी ने खगोलीय शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, गणित, साहित्य आदि विषय पर किताबें लिखी। इन्होंने तकहीन मल्ली हिंदू पुस्तक लिखी थी। कल से देखिए आपको 3 नंबर से क्वेश्चन शुरू होगा, क्योंकि क्वेश्चन जितना भी है ये क्वेश्चन जो है किससे है, मध्यकालीन इतिहास से। किससे है, मध्यकालीन इतिहास से है। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, देखिए 3 नंबर देखिए कहा गया 3 नंबर में अल बरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद मीन मकाला किस भाषा में लिखी थी? बताइए ऐसा क्वेश्चन। 3 नंबर में अल बरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद मिन मकाला किस भाषा में लिखी थी? तो बताइए 3 का आंसर क्या हो जाएगा? 3 का हो जाएगा बी, अरबी। किस भाषा में लिखे थे? अरबी में। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे, किताब उल हिंद ग्रंथ के लेखक अल बरूनी है। यह अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तक है। यह पुस्तक 11वीं शताब्दी की भारतीय सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जानकारी का प्रमुख है। स्रोत है, अल बरूनी प्रथम मुस्लिम था जिसने संस्कृत सीखा तथा गीता एवं पुराणों का अध्ययन किया। अल बरूनी गीता से बहुत प्रभावित था। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आए, क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर में कहा गया किताब उल हिंद एक किताब जो भारत के इतिहास का उल्लेख करती है, डैश द्वारा लिखी गई है। बताइए किनके द्वारा लिखी गई थी? अल बरूनी द्वारा। अल बरूनी द्वारा। ऑप्शन सी इसका आंसर 4 का हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन ऑप्शन 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 में क्या कहा गया? 5 नंबर में कहा गया उज्बेकिस्तान का कौन सा यात्री 11वीं शताब्दी में भारत आया था? बताइए 5 का आंसर क्या हो जाएगा? 5 का हो जाएगा बी, अल बरूनी ने। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया? अल बरूनी उज्बेकिस्तान से 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के दौरान मोरक्को से भारत आया था। रेहला इब्न बतूता की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आ गया 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर में कहा गया फारसी विद्वान अल बेरूनी अफगानिस्तान और भारत पर हमले के दौरान किस आक्रमणकारी के साथ था? बताइए क्वेश्चन ऑप्शन 6 का आंसर क्या हो जाएगा? 6 का हो जाएगा ए, महमूद गजनवी के साथ। किनके साथ थे? भारत पे हमले के दौरान किस आक्रमणकारी के साथ था? किनके? महमूद गजनवी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे, जैसे कहा गया फारसी विद्वान अल बेरूनी अफगानिस्तान और भारत पर हमले के दौरान किस आक्रमणकारी के साथ था? किनके साथ था? महमूद गजनवी के साथ। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 में कहा गया मोहम्मद गोरी की सेना और पृथ्वी चौहान के बीच 2 बार युद्ध हुआ, जिसमें डैश की दूसरी लड़ाई
पृथ्वीराज चौहान हार गए और उनके राज पर कब्जा कर लिया गया। तो कहा गया 2 बार युद्ध हुआ जिसमें डैश की दूसरी लड़ाई पृथ्वी चौहान हार गए और उनके राज पर कब्जा कर लिया, किसने किया? उसके बाद इसका आंसर बताइए। 7 का जगह डी तराइन, क्या जगह? तराइन हो जाएगा इसका आंसर। कहा गया बीच 2 बार युद्ध हुआ जिसमें डैश की दूसरी लड़ाई तराइन की दूसरी लड़ाई पृथ्वी चौहान हार गए और उनके राज पर कब्जा कर लिया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में पृथ्वी चौहान तथा मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ जिसमें गोरी पराजित हुआ। तराइन के द्वितीय युद्ध में 1192 में गोरी ने पृथ्वी चौहान को पराजित कर दिया और उनके राज दिल्ली एवं अजमेर पर अधिकार कर लिया। किसने अधिकार कर लिया? मोहम्मद गोरी, जिसमें गोरी पराजित हुआ। तराइन के द्वितीय युद्ध में 1192 में गोरी ने पृथ्वी चौहान को पराजित कर दिया। तो मोहम्मद गोरी ने दिल्ली और अजमेर पर अधिकार कर लिया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, उसके बाद देखिए दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश, दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश। जैसे देखिए क्वेश्चन में क्या कहा 8 नंबर में, 8 में कहा गया दास वंश की स्थापना किसने की थी? दास वंश की स्थापना किसने की थी? बताइए 8 का आंसर क्या हो जाएगा? 8 का हो जाएगा ए कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो दास वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे, दिल्ली सल्तनत में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश या दास वंश की स्थापना 1260 ईस्वी में किया था। वह मोहम्मद गोरी का गुलाम था। 1206 ईस्वी में 1290 तक दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले तुर्क सरदारों को गुलाम वंश, दास वंश या मामलुक वंश का शासक माना जाता है। इस काल में कुतुबुद्दीन ऐबक शम्मी इल्तुतमिश तथा बलबन नामक राजवंशों ने शासन किया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर क्या कहा गया? 9 नंबर में कहा गया गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? बताइए 9 का आंसर क्या हो जाएगा? 9 का हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा? डी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। गुलाम वंश का संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर में कहा गया इनमें से किसके द्वारा दिल्ली सल्तनत में इत्ता प्रणाली की स्थगत के रूप में लागू किया गया? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 का ए हो जाएगा इल्तुतमिश ने। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे, क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से दिया गया है। इल्तुतमिश ने इत्ता प्रणाली की शुरुआत 1226 ईस्वी में की थी। इत्ता की भूखंड होता था जिसके नियंत्रणकर्ता को मुक्ति या वली कहा जाता था। यह इस भूक्षेत्र में कानून व्यवस्था के साथ भू राजस्व की वसूली करवाता था तथा इस राजस्व का एक हिस्सा केंद्र को फवाजिल के रूप में भेजता था। इक़्तिदार का पद वंशानुगत न होकर समय समय पर
तरित होता रहता जो इसे नौकरशाही के रूप देता था। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे, उसके बाद देखिए 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर में कहा गया सल्तनत काल के दौरान भूमि वितरण और प्रशासनिक प्रणाली का एक अद्भुत प्रकार विकसित हुआ था जिसे डैश कहा जाता है। तो बताइए कि क्या कहा जाता है। 11 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा इत्तादारी। क्या जगह इत्तादारी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे 12 नंबर। 12 नंबर में देखिए क्या कहा गया, अमीर अल ख्याल एक अरबी उपाधि है जिसका अनुवाद समान कमांडर ऑफ द फेल्थफुल या लीडर ऑफ द फेल्थफुल के रूप में किया जाता है। निम्नलिखित में से किसे यह उपाधि प्रदान की गई थी। बताइए 12 का आंसर क्या हो जाएगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा जमाल उद दीन याकूत। जमाल उद दीन याकूत इसका ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन ऑप्शन डी भी देख लीजिए। न्यू क्वेश्चन इसे पूछा गया 2021 का क्वेश्चन 31/57 जो कि शिफ्ट सेकेंड का स्टेज 1 में। जैसे देखिए आगे क्वेश्चन, जमाल उद्दीन याकूत एक अफ्रीकी सिद्दी गुलाम कुलीन था जो रजिया सुल्तान का विशेष कृपा पात्र था। वह रजिया का करीबी सलाहकार और दोस्त था। रजिया सुल्तान ने उसे शाही अस्तबल के प्रशासक के महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया था। उसने याकूत को अमीर अल ख्याल घोड़ों का अमीर और बाद में अमीर अल उमरा अमीर उपाधि से सम्मानित किया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन का 13 में क्या कहा गया। 13 में कहा गया सल्तनत शासक गियासुद्दीन बलबन ने किस अवधि के दौरान दिल्ली पर कब्जा कर यहाँ शासन किया था। बताइए 13 का आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा 1266 से 1287। उसके बाद देखिए क्वेश्चन सल्तनत शासक सियासुद्दीन बलबन ने 1266 से 1287 तक दिल्ली पर कब्जा कर यहाँ शासन किया था। गियासुद्दीन बलबन गुलाम वंश का 9वां सुल्तान था। इल्तुतमिश ने ग्वालियर को जीतने के बाद बलबन को खरीद लिया था। रजिया सुल्तान ने उसे अमीर ए शिकार का पद दिया। बलबन इलबरी जाति का तुर्क था। यह मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा। बलबन ने राज दरबार में सिजदा घुटने पर बैठकर सिर झुकाना एवं पाबोस सुल्तान के पैर चूमना प्रथा की शुरुआत की तथा अपने विरोधियों के प्रति कठोर लौ एवं रक्त नीति का पालन किया। नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलूग खा की उपाधि प्रदान की। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन 14 नंबर। 14 नंबर में कहा गया इनमें से किसका मृत्यु चौगान खेलने के दौरान हुई थी। बताइए 14 का आंसर क्या हो जाएगा।
14 का हो जाएगा ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक का। इनका जो हुआ मृत्यु चौगान खेलने के दौरान हुई थी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 की मृत्यु 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी। ऐबक का मकबरा लाहौर में स्थित कुतुबुद्दीन मुहम्मद गोरी का दास था। ऐबक ने उत्तर भारत में पहली मस्जिद कुबुत्तर उल इस्लाम का निर्माण दिल्ली में करवाया था, जो विष्णु मंदिर के स्थान पर बनवाई गई थी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे, बनवाई गई थी। अजमेर में संस्कृत विश्वविद्यालय के स्थान पर 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया था। सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का याद में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। कुतुबुद्दीन को लाखों का दान करने वाला, कुरान ख्वा सुरीले स्वर में कुरान पढ़ने के कारण कहा जाता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे, 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर कहा गया, भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की थी? बताइए 15 का आंसर क्या हो जाएगा? 15 का सी हो जाएगा, गियास उद्दीन बलबन। इसका ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, सिजदा और पैबोस प्रथा गियासुद्दीन बलबन ने शुरू किया। सिजदा का अर्थ है झुककर सुल्तान के चरणों में सलाम करना तथा पैबोस का अर्थ सुल्तान के पैरों को चूमना। या इन अमानवीय प्रथाओं को मुगल बादशाह अकबर ने समाप्त कर दिया। जैसे देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया। उसके बाद देखिए 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया, देश ने नवरोज नामक प्रसिद्ध फारसी त्योहार की शुरुआत की। देश ने नवरोज नामक प्रसिद्ध फारसी त्योहार का शुरुआत की। 16 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? 16 का हो जाएगा बी, ऑप्शन बी, गियासुद्दीन बलबन ने। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे, गियासुद्दीन बलबन ने नवरोज नामक प्रसिद्ध फारसी त्योहार की शुरुआत की, जिसे फारसी में नया साल भी कहा जाता है और यह मुख्य ईरानियों द्वारा दुनिया भर में मनाया जाता है। यह मूलतः प्रकृति प्रेम का उत्सव है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे 17 नंबर क्वेश्चन। 17 में कहा गया, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का सही क्रम क्या है? बताइए इसका 17 का आंसर क्या हो जाएगा? 17 का बी हो जाएगा, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोधी। तो गुलाम, खिलजी, तुगलक और लोधी, इसका क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में दिल्ली सल्तनत की सही क्रम क्या है? पहले गुलाम, उसके बाद खिलजी, उसके बाद तुगलक, उसके बाद लोधी। जैसे देखिए क्वेश्चन, जैसे देखिए क्वेश्चन में 1206 ईस्वी में 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी के बीच अवधि को दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में जाना जाता है। दिल्ली में सल्तनत में मुख्यतः 5 राजवंश शामिल हैं जो निम्न है। जैसे देखिए मामलुक वंश या गुलाम वंश 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी। उसके बाद देखिए खिलजी वंश 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी, तुगलक वंश 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी, सैयद वंश 1414 ईस्वी से 1450 ईस्वी,
लोधी वंश 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी। जैसे आगे क्वेश्चन देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, 18 में कहा गया डैश के बीच की अवधि को दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में जाना जाता है। तो बताइए 18 का आंसर क्या हो जाएगा? 18 का सी हो जाएगा। 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी डैश के अवधि को दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में जाना जाता है। तो 1206 से ईस्वी से और 1526 ईस्वी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। 19 नंबर में कहा रजिया सुल्तान डैश की बेटी थी। तो बताइए 19 का आंसर क्या हो जाएगा? 19 का डी हो जाएगा। इल्तुतमिश इसका ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा 19 का। रजिया सुल्तान डैश की बेटी थी, किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। वह 1236 से 1240 ईस्वी दिल्ली सल्तनत की प्रथम एवं अंतिम मुस्लिम महिला शासिका थी। पर्दा प्रथा को त्याग कर रजिया पुरुष की तरह कुबा कोट एवं कुलाह टोपी पहनकर राज दरबार में जाने लगी। शासिका बनने पर उसने उम्मदत उल निस्वा की उपाधि धारण की। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। 20 नंबर कहा गया दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान किस राजवंश से संबंधित थी? तो बताइए किस राजवंश से संबंधित थी? 20 का आंसर डी से दास वंश। क्या हो जाएगा? दास वंश से। उसके बाद देखिए क्वेश्चन दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान गुलाम तथा अथवा मामुल्क वंश से संबंधित थी। वह इल्तुतमिश की बेटी थी। किस वंश से संबंधित थी? रजिया सुल्तान गुलाम अथवा मामुलिक वंश से। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। 21 में कहा गया दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक कौन थी? बताइए 21 का आंसर क्या हो जाएगा? 21 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा रजिया सुल्तान। क्या हो जाएगा? रजिया सुल्तान। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए। 22 नंबर में क्या कहा गया? दिल्ली की पहली महिला शासक कौन थी? बताइए 22 का आंसर। 22 का भी रजिया सुल्तान हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे 23 नंबर क्वेश्चन। 23 में कहा गया डैश लगभग 84 वर्ष तक उप महाद्वीप में शासक करने वाला प्रथम मुस्लिम वंश कौन था? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 23 का। 23 का हो जाएगा डी गुलाम वंश। क्या हो जाएगा? गुलाम वंश। उसके बाद देखिए क्वेश्चन गुलाम वंश या मामुल्क वंश मध्यकालीन भारत का एक राजवंश था। इस वंश का पहला शासक कुतुबुद्दीन एवं 1206 से 1210 ईस्वी तक, जिसे मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद भारत के प्रदेशों का सूबेदार नियुक्त किया। तो मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान 1236 से 1240 ईस्वी में मामुल्क वंश गुलाम वंश से संबंधित थी। इस वंश ने दिल्ली की सत्ता पर 1206 से 1290 ईस्वी लगभग 84 वर्ष तक शासक किया तथा बाद में इस्लामी शासन में नींव डाली।
उसके बाद दिखाया क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। 24 में कहा गया कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया डैश राजवंश से संबंधित थे। तो किस राजवंश से संबंधित थी बताइए। 24 का आंसर 24 का ए हो जाएगा मामुल्क वंश से। किस वंश से? मामुल्क वंश से। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन 25 में कहा गया डैश ईस्वी में कुतुबुद्दीन ने खुद को दिल्ली सुल्तान घोषित कर दास राजवंश के शासन की शुरुआत की। डैश ईस्वी में कुतुबुद्दीन ने खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दास राजवंश से शासन की शुरुआत की। तो बताइए 25 का आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा 1206 ईस्वी में। उसके बाद देखिए क्वेश्चन खिलजी वंश। खिलजी वंश का क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से है। खिलजी वंश जैसे देखिए कौन सा कुतुब मीनार के निकट अलाई मीनार बनवाना चाहता था लेकिन इसका निर्माण कार्य पूर्ण न हो सका, नहीं हो सका। बताइए 26 का आंसर क्या हो जाएगा। 26 का हो जाएगा ए अलाउद्दीन खिलजी ने। कौन सा शासक कुतुब मीनार के निकट अलाई मीनार बनवाना चाहता था लेकिन इनका निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो सका। तो बताइए कौन हो जाएगा, कौन सा शासक। तो अलाउद्दीन खिलजी ने। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे कुतुब मीनार के उत्तर में अधूरी बनी अलाई मीनार का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। इसकी ऊंचाई 24.5 मीटर है। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाने के कारण यह मीनार अधूरी रह गई। अलाई मीनार को कुश ए सीरी भी कहा जाता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे 27 नंबर क्वेश्चन 27 नंबर कहा गया निम्नलिखित में से किसने अपने सैनिक के लिए सैन्य गैरिसन शहर सीरी का निर्माण किया। तो बताइए 27 आंसर क्या हो जाएगा। 27 का जगह सी अलाउद्दीन खिलजी ने। निम्नलिखित में से किसने अपने सैनिक के लिए सैन्य गैरिसन शहर सीरी का निर्माण किया। अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में सैन्य शहर सीरी दूसरी दिल्ली की नींव रखी। उसने सीरी शहर की पानी की जरूरत पूरा करने के लिए हौज एक खास नामक जलाशय का निर्माण करवाया। इसने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के दक्षिण प्रवेश द्वार के रूप में अलाई दरवाजा का निर्माण कराया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे 28 नंबर क्वेश्चन 28 में कहा गया रानी पद्मावती के संबंध किस शहर से है। बताइए 28 आंसर क्या हो जाएगा। 28 का सी ऑप्शन सी चित्तौड़गढ़। क्या हो जाएगा चित्तौड़गढ़। उसके बाद देखिए क्वेश्चन रानी पद्मावती का संबंध चित्तौड़गढ़ से है। यह चित्तौड़गढ़ राजा रतन सिंह की पत्नी थी। अलाउद्दीन खिलजी ने जब चित्तौड़ पर 1303 में आक्रमण किया तब वहां के शासक राजा रतन सिंह थे। अलाउद्दीन से 7 माह तक युद्धरत होने के पश्चात रतन सिंह ने पराजय स्वीकार कर आत्मसमर्पण कर दिया, जिसे अलाउद्दीन ने बंदी बना लिया। अलाउद्दीन का किले पर अधिकार हो गया और रानी पद्मावती ने अनेक स्त्रियों के साथ जौहर कर लिया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे 29 नंबर क्वेश्चन
29 नंबर में कहा गया अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्य द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर नहीं लगाया गया था। तो बताइए 29 का आंसर क्या हो जाएगा। 29 का ऑप्शन ए हो जाएगा, लघु उद्योग पर कर नहीं लगाया गया था। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, जैसे देखिए क्वेश्चन आगे क्या कहा गया। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश के दूसरा शासक था। अलाउद्दीन खिलजी वंश का प्रथम सुल्तान था जिसने भूराजस्व तथा जैन क्षेत्र में बहुआयामी सुधार किया। अलाउद्दीन खिलजी ने वास्तविक उपज के आधार पर लगान राशि निश्चित की। इसने कृषि पर कर तहत भूराजस्व की दर को उपज का 1/2 भाग ही कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने 2 नए कर लगाए। पहला चराई कर जो दुधारू पशुओं पर लगाया जाता तथा गढ़ी हुई कर जो घरों, आवास एवं झोपड़ी पर लगाया जाता था। उसके बाद एक क्वेश्चन आगे 30 नंबर क्वेश्चन देखिए। 30 नंबर कहा गया डैश की खिलजी वंश का प्रथम शासक था। डैश खिलजी वंश का प्रथम शासक था, कौन था। तो बताइए 30 का आंसर क्या हो जाएगा। 30 का हो जाएगा ऑप्शन ए बलबन। क्या हो जाएगा, बलबन। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे, गुलाम वंश के शासक को समाप्त कर 13 जून 1290 में ईस्वी में जलाउद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। जलाउद्दीन खिलजी ने अपना राजाभिषेक किलो खड़ी महल में करवाया। अलाउद्दीन खिलजी वंश का दूसरा शासक था। इसने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया तथा दक्षिण भारत में विजय के लिए मलिक काफूर को भेजा। उसके बाद एक क्वेश्चन आगे 31 नंबर क्वेश्चन। 31 में कहा गया 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल को किस राजा को पराजित किया था। बताइए 31 का आंसर क्या हो जाएगा। 31 का आंसर क्या हो जाएगा। उससे देखिए 30 नंबर क्वेश्चन गलत इसमें लगता दिया गया। 30 नंबर क्वेश्चन डी हो जाएगा, हम ए बोले थे। 30 नंबर का क्वेश्चन, 30 नंबर देखिए क्वेश्चन डैश खिलजी वंश का प्रथम शासक था। 30 नंबर क्वेश्चन डैश खिलजी वंश का प्रथम शासक था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, जलाउद्दीन फिरोज खिलजी हो जाएगा इसका आंसर। डैश खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था, जलाउद्दीन फिरोज खिलजी हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 30 का, जैसे देखिए गुलाम वंश के शासक को समाप्त कर 13 जून 1290 को जलाउद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। जलाउद्दीन खिलजी ने अपना राजाभिषेक किलो खड़ी महल में करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी वंश का दूसरा शासक था। अलाउद्दीन खिलजी वंश का दूसरा शासक था। इसने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली दृढ़ता से लागू किया तथा दक्षिण भारत में विजय के लिए मलिक काफूर को भेजा। तो इसका 30 का जो डी आंसर इसका है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आ गया 31 नंबर क्वेश्चन। 31 में कहा गया 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल को किस राजा को पराजित किया था। बताइए 31 का आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा लक्ष्मण सेन। क्या हो जाएगा, लक्ष्मण सेन इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका। उसके बाद देखिए 13वीं सदी में तुर्की शासक बख्तियार खिलजी ने बंगाल के शासक लक्ष्मण सेन को
पराजित किया था। लक्ष्मण सेन बंगाल के सेन राजवंश के चौथे शासक और एकीकृत बंगाल के आखिरी हिंदू प्रशासक थे। उनकी राजधानी नादिया थी। बख्तियार खिलजी ने बिहार के और बंगाल के विजित क्षेत्रों को जीतकर एक प्रांत के रूप में संगठित किया तथा लखनऊती को राजधानी के रूप में स्थापित किया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन तुगलक वंश। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए। 32 नंबर क्या कहा गया वो देखिए। 32 नंबर में क्या, एक प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता देश का मूल निवासी था। बताइए 32 का आंसर क्या हो जाएगा। 32 का ए हो जाएगा मोरक्को। क्या हो जाएगा, मोरक्को। एक प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता देश का मूल निवासी था, मोरक्को का। उसके बाद क्वेश्चन आगे, क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया। इब्न बतूता एक अफ्रीकी यात्री, विद्वान तथा लेखक था। उत्तरी अफ्रीका के मोरक्को प्रदेश के प्रसिद्ध नगर ताजियर में 24 फरवरी 1304 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। इनका पूरा नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इब्न बतूता था। इसने लगभग 75,000 मील की यात्रा तय की थी। अपनी यात्रा के दौरान यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 ईस्वी में भारत आया था। सुल्तान ने उसका स्वागत किया था, दिल्ली की काजी नियुक्त किया। उसकी प्रसिद्ध पुस्तक रेहला में मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं उसके बाद का वर्णन वर्ष 1342 ईस्वी में इब्न बतूता सुल्तान के राजदूत की हैसियत से चीनी शासक तोगन तैमूर के दरबार में गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे। 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर का प्रसिद्ध यात्री लेखक मोहम्मद इब्न बतूता किस देश से संबंधित जिन्होंने 14वीं शताब्दी में भारत सहित कई देशों की यात्रा की थी। तो बताइए 33 आंसर क्या हो जाएगा। 33 का डी हो जाएगा मोरक्को। क्या हो जाएगा, मोरक्को। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 33 का हो जाएगा मोरक्को। उसका 34 नंबर क्वेश्चन। 34 देखिए क्या कहा, काकतीय राजवंश का अंत निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया। बताइए 34 आंसर क्या हो जाएगा। 34 का डी हो जाएगा दिल्ली सल्तनत। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, दिल्ली के सल्तनत। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सल्तनत। उसके बाद देखिए क्वेश्चन डी नंबर क्वेश्चन। उसके बाद देखिए आगे, 13वीं शताब्दी में काकतीय राजवंश को दिल्ली सल्तनत कई हमलों का सामना करना पड़ा और अंत में 1323 ईस्वी में समाप्त हो गया, जब गयासुद्दीन तुगलक के काकतीय साम्राज्य की राजधानी वारंगल पर कब्जा कर लिया। उल्लेखनीय है कि काकतीय राजवंश का उत्कृष्ट 12वीं से 14वीं शताब्दी के दौरान हुआ था। चालुक्य वंश के पतन के बाद चोल द्वितीय एवं रुद्र प्रथम ने इस राजवंश की स्थापना की। उसके बाद क्वेश्चन आगे 35 नंबर क्वेश्चन। 35 में कहा गया, मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किस काल में भारत आया था। बताइए 35 का आंसर क्या हो जाएगा। 35 का ए हो जाएगा, दिल्ली सल्तनत पर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे, मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत के काल में भारत की यात्रा की थी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे 36 नंबर क्वेश्चन।
36 में कहा गया दिल्ली सल्तनत की सबसे बड़ा विस्तार किसके शासन काल में देखा गया? बताइए आंसर 36 का आंसर क्या हो जाएगा? 36 का ए हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे, इतिहासकारों के मत से 1226 से 1526 तक भारत पर शासन करने वाले 5 वंश की सुल्तानों के शासन काल को दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। ये वंश थे गुलाम वंश 1206 से 1290, खिलजी वंश 1290 से 1320, तुगलक वंश 1320 से 1414, सैयद वंश 1414 से 1450 तथा लोधी वंश 1451 से 1526। 1325 ईस्वी में जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली सिंहासन पर बैठा। मोहम्मद बिन तुगलक मध्यकालीन सभी सुल्तानों में सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान एवं योग्य व्यक्ति था। इसने 26 वर्षों तक दिल्ली पर शासन किया। इसके शासन काल के दौरान दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक भौगोलिक विस्तार हुआ, जिसमें लगभग पूरा भारतीय उपमहाद्वीप शामिल था। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे, 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया। 37 में कहा गया प्रसिद्ध कन्नड़ नाटक तुगलक, जिसका अन्य भारतीय भाषाओं में भी मंचन किया गया है, के लेखक कौन है? बताइए इसका आंसर 37 का आंसर क्या हो जाएगा? 37 का बी हो जाएगा गिरीश कर्नाड। क्या हो जाएगा? गिरीश कर्नाड इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो कहा प्रसिद्ध कन्नड़ नाटक तुगलक, जिसका अन्य भारतीय भाषाओं में भी मंचन किया गया, इसका लेखक कौन है? तो गिरीश कर्नाड। उसके बाद क्या है क्वेश्चन, तुगलक गिरीश कर्नाड द्वारा लिखित 1964 का भारतीय कन्नड़ भाषा का नाटक है। 13 दृश्यों का यह नाटक मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल पर आधारित है। नाटक में नायक तुगलक महान विचारों और एक भाव दृष्टि के रूप में चित्रित किया गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे, 38 नंबर क्वेश्चन। 38 में कहा गया किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो बताइए इसका 38 का आंसर क्या हो जाएगा? 38 का सी हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक ने कई प्रशासनिक परिवर्तन किए, जिनमें दोहाब में कर वृद्धि, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन तथा राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले जाना शामिल है। 1351 ईस्वी में उसकी मृत्यु पर इतिहासकार बदायूनी ने लिखा है कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई है। आगे क्वेश्चन देखिए, 39 नंबर क्वेश्चन। 39 में कहा गया मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी किस स्थान पर बदली है? बताइए 39 का आंसर क्या हो जाएगा? 39 का हो जाएगा ए। 39 का हो जाएगा ए दौलताबाद। क्या हो जाएगा? दौलताबाद इसका आंसर हो जाएगा 39 का। 39 का क्या हो जाएगा? दौलताबाद, ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन दौलताबाद। उसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या कहा गया, 38 का क्या बताए हैं? 38 का सी मोहम्मद बिन तुगलक ना। चलिए ठीक है। उसके बाद देखिए 40 नंबर क्वेश्चन, इसका बता दिए। 39 नंबर बता दिए।
उसके बाद देखिए 40 नंबर क्वेश्चन। 40 में कहा गया 14वीं शताब्दी के दौरान भारत में किसने सोने एवं चांदी की नियमित मुद्राओं के स्थान पर सस्ती धातु से निर्मित सांकेतिक मुद्रा का उपयोग शुरू किया था? बताइए 40 का आंसर क्या हो जाएगा? 40 का हो जाएगा बी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आ गया, मोहम्मद बिन तुगलक ने 14वीं शताब्दी में सांकेतिक एवं प्रतीकात्मक सिक्कों का प्रचलन करवाया, जिसके सिक्के संबंधी प्रयोग कारण एडवर्ड टॉमस ने उसे धनवानों का राजकुमार कहा। मोहम्मद बिन तुगलक ने दोकानों नाम से सिक्कों का प्रचलन करवाया, किंतु इसका यह प्रयोग असफल हो गया। 12वीं शताब्दी में चीन के शासक कुबलाई खान ने कागज की मुद्रा चलाई थी, जिसे चाऊ कहा जाता था। उसका यह प्रयोग सफल हुआ था। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे 41 नंबर क्वेश्चन। 41 में कहा गया डैश फुतुहाता ए फिरोज शाही में उसकी प्रशासनिक उपलब्धियों का रिकॉर्ड दिया गया। बताइए 41 का आंसर क्या हो जाएगा? 41 का डी हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, फुतुहात ए फिरोज शाही में फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 ईस्वी को प्रशासनिक उपलब्धियों का विवरण दिया गया। इसका लेखन स्वयं फिरोज शाह तुगलक ने किया था। उसने अपने शासनकाल में चांदी एवं तांबे का मिश्रण से निर्मित सिक्के चलाए, जिन्होंने अदा एवं भीख कहा गया। फिरोज ने अपने शासनकाल में 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर दिया और इस्लामी कानून द्वारा स्वीकृत के 4 प्रकार के कर, खराज, लगान, खुम्स, युद्ध में लूट का माल, जजिया एवं जकात को वसूल करने का आदेश दिया। उसके बाद देखिए आदेश दिया। फिरोज शाह तुगलक ने नगर एवं सार्वजनिक निर्माण कार्यों के अंतर्गत लगभग 300 नए नगरों की स्थापना की। इनमें से हिसार हरियाणा, फिरोजाबाद दिल्ली, फतेहाबाद हरियाणा और जौनपुर उत्तर प्रदेश आदि प्रमुख थे। इसकी मृत्यु दिसंबर 1388 ईस्वी में हुई थी। हौज खास परिषद दिल्ली में उसे दफना दिया गया। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन, लोधी वंश। 42 नंबर क्वेश्चन, लोधी वंश का क्वेश्चन देखिए। लोधी वंश आगरा शहर को किसने बनवाया था? बताइए 42 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। 42 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, सिकंदर लोधी। आगरा शहर को किसने बसाया? तो कहा आगरा शहर को किसने बसाया? सिकंदर लोधी ने बसाया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने की थी। उसके बाद सिकंदर लोधी शासन बना। भूमि मापन के लिए गज ए सिकंदरी नामक प्रमाणिक पैमाना सिकंदर लोधी ने प्रचलित कराया। 1504 ईस्वी में उसने आगरा शहर बसाया तथा 1506 में राजधानी दिल्ली से आगरा ले गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन देखिए। 43 में क्या कहा गया? डैश लोधी वंश का संस्थापक था। तो बताइए 43 का आंसर क्या हो जाएगा? 43 का सी हो जाएगा, बहलोल लोधी। क्या हो जाएगा? बहलोल लोधी इसका आंसर। लोधी डैश लोधी वंश का संस्थापक था कौन? बहलोल लोधी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश लोधी वंश था, जिसकी स्थापना बहलोल लोधी ने की थी। इस वंश का शासनकाल 1451 से 1526 ईस्वी तक रहा। पानीपत के प्रथम युद्ध
1526 ईस्वी में बाबर के हाथों लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी के हार के साथ दिल्ली सल्तनत का पतन हो गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आ गया 44 नंबर क्वेश्चन। 44 में कहा इब्राहिम लोदी 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में डैश द्वारा मारा गया था। इब्राहिम लोदी 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में डैश द्वारा मारा गया था। किनके द्वारा मारा गया था? 44 का आंसर बताइए किनके द्वारा? डी, बाबर के द्वारा। उसके बाद ये क्वेश्चन आ गया इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक था। मुगल शासक बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में इब्राहिम लोदी को पराजित किया तथा इब्राहिम लोदी को युद्ध स्थल पर मारा गया और दिल्ली सल्तनत पर अंत हुआ एवं मुगल शासक की शुरुआत हुई। बाबर एक मुगल शासक था जिसका मूल स्थान मध्य एशिया था। वह भारत में मुगल वंश का संस्थापक था। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन सल्तनत कालीन स्थापत्य एवं चित्रकला। तो देखिए इस क्वेश्चन का 45 नंबर क्वेश्चन। 45 में क्या कहा गया? 45 में देखिए कहा गया कुतुब मीनार के पास स्थित कौन सी मस्जिद के बारे में यह माना जाता है कि वह दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जिद थी। बताइए 45 आंसर क्या हो जाएगा? 45 का डी हो जाएगा, कुबतक उल इस्लाम मस्जिद। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आ गया कुतुब मीनार के पास स्थित कुबतक उल इस्लाम मस्जिद भारत में इस्लामी पद्धति में निर्मित प्रथम मस्जिद मानी जाती है। इसका निर्माण मामलुक वंश गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 1195 से 1199 के मध्य कराया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम वंश इसी ने गुलाम वंश की स्थापना की। तो बताइए आगे क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो गया। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन देखिए 46 नंबर क्वेश्चन। 46 देखिए इनमें से किसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा निर्मित कराया था? तो बताइए इसका आंसर 46 का क्या हो जाएगा? 46 का आंसर क्या हो जाएगा? 46 का आंसर क्या हो जाएगा ये बताइए। ऑप्शन बी हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने इनमें से किसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा निर्मित किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उसके बाद ये क्वेश्चन आ गया गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का नामक एक मस्जिद का निर्माण कराया जो कि पहले प्रसिद्ध चौहान वंशीय शासक विग्रह राज चतुर विशलदेव द्वारा बनाया गया। ये एक संस्कृत मठ या संस्कृति मंदिर था। आज भी इस मस्जिद की दीवारों पर विशलदेव रचित हरिकेली नाटक का और उसके दरबारी कवि सोमदेव कृत ललित विग्रह राज की कुछ पंक्तियां देखी जा सकती है। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन। आगे देखिए क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन। 47 में कहा गया कुतुब मीनार जो दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है, इनका निर्माण 1193 में दिल्ली सल्तनत किस संस्थापक आदेश के तहत किया गया था? बताइए 47 आंसर क्या हो जाएगा? 47 का बी हो जाएगा कुतुब उद दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार के जो दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों है का मीनार जिसका निर्माण 1193 में दिल्ली सल्तनत के किस संस्थापक आदेश के तहत किया गया था? कुतुब उद दीन ऐबक के। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे देखिए कुतुब मीनार का निर्माण गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने सन 1193 में आरंभ करवाया और अपने शासनकाल में एक ही मंजिल का निर्माण कर पाया। उसकी मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी
इल्तुतमिश ने इसमें 3 मंजिल का निर्माण के साथ इसे पूर्ण किया। इसके उपरांत तुगलक शासक फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में प्राकृतिक दुर्घटना में चौथी मंजिल ढह जाने पर उसने पुनः चौथी और 5वीं अतिरिक्त मंजिल का निर्माण 1368 ईस्वी में करवाया। यह मीनार लाल बलुआ पत्थर से बनाई गई। दिल्ली स्थित यह मीनार ईंट से बनी विश्व की सबसे ऊंची मीनार है। इसकी ऊंचाई 72.5 मीटर। कुतुब मीनार को 1993 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन, आगे देखिए 48 नंबर क्वेश्चन। 48 में कहा गया कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया था? कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया? 48 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक ने। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन देखिए। 49 में कहा गया 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है, ये बताइए। 49 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा अजमेर। ऑप्शन 49 का बी हो जाएगा अजमेर में। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे। 2.5 दिन का झोपड़ा राजस्थान के अजमेर में स्थित एक मस्जिद है जिसका निर्माण मोहम्मद गोरी के आदेश पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 ईस्वी में शुरू करवाया था। यह वर्ष 1199 में बनकर तैयार हुआ तथा इसका निर्माण एक संस्कृत महाविद्यालय के स्थान पर हुआ अब माना जाता है। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन देखिए। 50 में कहा गया भारतीय इस्लामी शिल्पकला जो कुतुब मीनार एवं अलाई दरवाजा जैसे स्मारक में दृष्टिगोचर है, भारत के किस युग में संबंधित है? बताइए 50 का आंसर क्या हो जाएगा? 50 का बी हो जाएगा दिल्ली सल्तनत। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आ गया। उसके बाद आगे क्वेश्चन देखिए। दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 ईस्वी के प्रमुख इस्लामी स्थापत्य है। इमारत, शासक स्थान। 2.5 दिन का झोपड़ा का शासक कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कहाँ, किस स्थान पर? अजमेर में। कुतुब मीनार कहाँ है? शासक कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक एवं इल्तुतमिश कहाँ है? किस स्थान पर? दिल्ली में। उसके बाद देखिए क्वेश्चन अलाई दरवाजा कहाँ है? इसका शासक कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। कहाँ है? दिल्ली में। सीरी का किला, 1000 स्तंभों का महल, इसका शासक अलाउद्दीन खिलजी। कहाँ स्थित है? दिल्ली में। शेख नियामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ, किसका शासक? मोहम्मद तुगलक। कहाँ है? दिल्ली में। किस शहर में? दिल्ली में। सिकंदर लोदी का मकबरा कहाँ? शासक इब्राहिम लोदी। कहाँ है? दिल्ली में। उसके बाद एक कल क्वेश्चन कराएंगे। उसके बाद क्योंकि 100 क्वेश्चन डेली कराते हैं, 100 क्वेश्चन डेली।